हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं सीजोफ्रेनिया के बारे में। ठीक है, सीजोफ्रेनिया की ए टू जेड हम स्टडी करेंगे। ठीक है, इसकी डेफिनेशन और इंट्रो से स्टार्ट करते हुए लास्ट तक जाएंगे। ठीक है, सीजोफ्रेनिया का जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और जो आपकी आने वाली एग्जाम है सेमेस्टर की, जो 6 सेमेस्टर की एग्ज़ाम है वो होगी, इंटरनल होंगे, तो उसमें ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है। ठीक है, तो और आएगा ये नहीं कि या तो ये 5 नंबर में आएगा या डायरेक्ट 15 नंबर में ही आएगा। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ए टू जेड आपको जो है स्टडी करवाई जाएगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो शुरू करते हैं। पहले देख लेते हैं सीजोफ्रेनिया। तो सीजोफ्रेनिया की बात करूं तो द वर्ड सीजोफ्रेनिया वाज कॉइन्ड इन 1908 में बाय स्विस साइकेट्रिस्ट यूजेन ब्लूअर के द्वारा जो सीजोफ्रेनिया वर्ड था उसको कॉइन किया गया था। ठीक है, सीजोफ्रेनिया वर्ड है वो ग्रीक वर्ड सीजो और फ्रेंच से मिलकर बना है, जिसमें सीजो का वर्ड का जो मीन है वो है स्प्लिट, और जो फ्रेनिया है उसका अर्थ है माइंड, यानी कि सीजोफ्रेनिया जिसमें सीजो स्प्लिट एंड फ्रेन मतलब माइंड होता है, यानी कि स्प्लिट इन माइंड। ठीक है, अब देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ सीजोफ्रेनिया। डेफिनेशन ऑफ सीजोफ्रेनिया की बात करूं तो जो सीजोफ्रेनिया की डेफिनेशन है कि schizophrenia is a psychotic condition characterized by disturbance in thinking, emotion, volitions, and faculties in the presence of clear consciousness, which usually leads to social withdrawal। यानी कि डेफिनेशन कहती है कि सिजोफ्रेनिया एक साइकोटिक कंडीशन है जो कैरेक्टराइज्ड होती है डिस्टर्बेंस होने में, जिसमें थिंकिंग में डिस्टरबेंस होता है, इमोशन में होता है, और जो वोलिशंस हैं, फैकल्टीज हैं, एंड प्रेजेंस ऑफ क्लियर कॉन्शियसनेस है। ठीक है, उसमें डिस्टरबेंस होता है जो लीड करता है सोशल विड्रॉल को। तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाती है। उसके बाद देख लेते हैं इसकी एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी देख लेते हैं कि एपिडेमियोलॉजी में आता है कि जो सिजोफ्रेनिया है वो एक मोस्ट कॉमन साइकेट्रिक डिसऑर्डर होता है, जो जिसका जो प्रिवेलेंट है वो ऑल कल्चर्स में देखा जाता है वर्ल्ड में। अबाउट लगभग 15% ऑफ न्यू एडमिशंस इन मेंटल हॉस्पिटल, यदि नए एडमिशंस होते हैं तो उसमें जो 15% है वो सिजोफ्रेनिया के पेशेंट देखे जाते हैं। आप इस तरह से देख सकते हो कि यदि 100 पेशेंट वार्ड में एडमिट हो रहे हैं, 100 पेशेंट वार्ड में एडमिट हो रहे हैं, तो उसमें से कितने 15% जो 15 पेशेंट है वो किसके होंगे, सीजोफ्रेनिया के होंगे। ठीक है, वो सीजोफ्रेनिया के होंगे। उसके बाद है कि जो अबाउट देयर इज ए 4, उसके बाद है कि इट हैज़ बीन estimated that patient diagnosed as having schizophrenia occupy 15% of all mental hospital beds। और अगर डायग्नोस किए जाएं तो लगभग 50% मेंटल हॉस्पिटल जो बेड्स हैं वो सीजोफ्रेनिया के पाए जाएंगे। ठीक है, अबाउट 3 to 4 1000 इन एवरी कम्युनिटी सफर फ्रॉम सीजोफ्रेनिया, यानी कि अगर जो प्रत्येक कम्युनिटी में देखा जाए तो 1000 पर लगभग 3 से 4 एवरी कम्युनिटी में सीजोफ्रेनिया से सफ़र करते हैं लोग। अबाउट 1 यानी कि सीजोफ्रेनिया में पाया जाएगा। ठीक है, यदि डायग्नोस किया जाए तो लगभग 1000 में से 3 से 4 में तो सीजोफ्रेनिया मिल ही जाएगा। ठीक है, अबाउट 1% ऑफ जनरल पॉपुलेशन स्टैंड द रिस्क ऑफ डेवलपिंग दिस डिजीज इन देयर लाइफ टाइम। लगभग जो इसकी अगर प्रिवेलेंस की बात करूं लाइफ टाइम की, तो इसका जो प्रिवेलेंस है वो है एक 1% होता है। ठीक है, अबाउट 1% ऑफ जनरल पॉपुलेशन स्टैंड करती है, जो रिस्क होता है डिजीज के होने का लाइफ टाइम में वो 1% होता है। सीजोफ्रेनिया की मैं अगर बात करूं, सीजोफ्रेनिया इज इक्वली प्रिवेलेंट इन मैन एंड वुमेन। जो अगर मेल और
फीमेल में रेशियो की अगर बात करूं तो मेल और जो फीमेल है उसमें जो रेशियो है वो इक्वल पाया जाता है, ठीक है। और सिजोफ्रेनिया जो इसका जो पीक एज है, कौन सी एज में ज़्यादातर हो सकता है, जो मोस्ट कॉमन एज है वो है लगभग 15 से 25 ईयर्स की एज में आप मेन में इसको देख सकते हो। और जो फीमेल होती है उसमें 25 से 35 ईयर ऑफ वुमेन जो इसकी मोस्ट पीक एज होती है वो होती है सिजोफ्रेनिया की। अबाउट 2/3 ऑफ केसेस आर इन एज ग्रुप ऑफ 15 से 30 साल, यानी कि लगभग अगर देखें तो 2/3 जो केसेस होते हैं, यानी ज़्यादा केस कौन सी एज में पाए जाते हैं, वो 15 से 13 की एज में ही देखे जाते हैं। कि कौन सी एज में, 15 से 30 एज में ही मोस्ट कॉमन केस देखे जाते हैं सीजो के, ठीक है। ये जो डिजीज है मोर कॉमन है लोअर सोशियो, कौन से, तो लोअर जो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप हैं उनमें ये मोस्ट कॉमन डिजीज है। अब बात कर लेते हैं इसकी इटियोलॉजी की। बात करें अगर इटियोलॉजी की, तो इटियोलॉजी क्या है इसकी, द कोज ऑफ सिजोफ्रेनिया इज स्टिल अनसर्टेन, सम ऑफ फैक्टर इन्वॉल्व, यानी कि जो मेन कोज है ना सीजो का, वो तो सिजोफ्रेनिया का वो तो अननोन है, बट कुछ फैक्टर है जो इसको सिजोफ्रेनिया के रिस्क को बढ़ा देते हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं? फर्स्ट फैक्टर आता है यहाँ पर जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है साइकेट्रिक डिजीज में, चाहे आप कोई सी भी डिजीज ले लो, ठीक है। उसमें आप देख लेते हैं जेनेटिक फैक्टर में क्या है, ठीक है। तो जेनेटिक जो फैक्टर है, डिजीज इज मोर कॉमन अमॉन्ग पीपल बोर्न ऑफ कॉन्सेगिनियस मैरिज, यानी कि डिजीज जो सिजोफ्रेनिया है मोर कॉमन होती है उन उन लोगों के बीच में जो कॉन्सेजिनियस मैरिज करते हैं। कॉन्सेजिनियस मैरिज का मतलब होता है जो ब्लड रिलेशन में मैरिज करते हैं, ठीक है। ब्लड रिलेटेड से में मैरिज करते हैं उनमें मोस्ट कॉमन है स्टडीज। सो जो स्टडीज हैं वो स्टडीज जो रिलेटिव है सिजोफ्रेनियास के केसेस से, उनमें है हैव ए मच हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ डेवलपिंग द डिजीज देन द जनरल पॉपुलेशन। ये स्टडीज सो बताती है कि जो हायर प्रोबेबिलिटी है सिजोफ्रेनिया के डिजीज के डेवलपिंग की वो जनरल पॉपुलेशन में ज़्यादा है। तो प्रिवेलेंस रेट अमॉन्ग फैमिली मेंबर ऑफ सिजोफ्रेनिया इज फॉलोज। जो प्रिवेलेंस रेट है फैमिली मेंबर्स के बीच में वो जहाँ पर है कि चिल्ड्रन विद वन सिजोफ्रेनिया पेरेंट, यदि जो पेरेंट्स है उनमें से यदि फादर और मदर में से एक पर्सन सिजोफ्रेनिया से अफेक्ट है तो चिल्ड्रन के होने के 12% उसका जो है रिस्क रहेगा। उसके बाद अगर जो बहुत सिजोफ्रेनिक पेशेंट है तो लगभग 40% जो है रिस्क रहेगा उसकी जो है चिल्ड्रन को होने का। उसके बाद है सिबलिंग ऑफ सिजोफ्रेनिक पेशेंट, जो सिजोफ्रेनिक पेशेंट में कितने का 8% जो है 8% जो है रिस्क होता है। सिबलिंग का मतलब होता है यहाँ पर जो सिबलिंग वर्ड है उसका मतलब होता है जो जो पेरेंट्स के या बच्चे के जो रिश्तेदार अगर सिजोफ्रेनिक है तो बच्चे को जो मतलब उनके जो रिलेटिव हैं उनके जो होने का खतरा कितना है। यानी कि यदि बच्चे की नानी को, नाना को, मामा को यदि सिजोफ्रेनिया है तो जो उसका जो भतीजा क्या भांजा है उसको भी होने के कितने 8% रिस्क रहेगा, ठीक है। ये होता है सिबलिंग ऑफ सिजोफ्रेनिक पेशेंट। सेकेंड डिग्री रिलेटिव की मैं अगर बात करूँ तो सेकेंड डिग्री जो रिलेटिव्स होते हैं वो 5 से 6% उनमें रिस्क होता है। और जो डाइजाइगोटिक ट्विंस होते हैं उनमें सिजोफ्रेनिक पेशेंट जो होता है वो सिजोफ्रेनिया होने का रिस्क होता है वो 12% होता है और मोनोजाइगोटिक ट्विंस में लगभग 47% रिस्क होता है, ठीक है। तो उसके बाद हैं बायोकेमिकल फैक्टर्स। जो बायोकेमिकल फैक्टर्स होते हैं वो किस प्रकार से जो सिजोफ्रेनिया है उसको कोज करते हैं, ठीक है। उसमें है डोपामीन हाइपोथेसिस। जो डोपामीन हाइपोथेसिस है वो थ्योरी कहती है कि दीज थ्योरी सजेस्ट दैट एन एक्सेस ऑफ डोपामीन डिपेंडेंट न्यूरोनल एक्टिविटी इन द ब्रेन में कोज सिजोफ्रेनिया। ये थ्योरी कहती है कि एक्सेस ऑफ डोपामीन डिपेंडेंट न्यूरोनल एक्टिविटी जो ब्रेन में होती है वो सिजोफ्रेनिया कोज करती है। यानी कि अगर डोपामीन एक्सेस होगा, बढ़ेगा तो सिजोफ्रेनिया होगा, ठीक है। उससे रिलेटेड जो एक्टिविटी है वो ब्रेन में है जो होगी वो भी बढ़ेगी, इससे सिजोफ्रेनिया कोज होगा। उसके बाद है
अदर जो बायोकेमिकल हाइपोथेसिस क्या कहती हैं, अदर बायोकेमिकल जो हाइपोथेसिस है वो कहते हैं कि वेरियस other biochemical have been implicated in the predisposition to schizophrenia, यानी कि जो अदर जो बायोकेमिकल implicated है predisposition है schizophrenia के, उसमें include abnormalities in the neurotransmitter norepinephrine, serotonin और acetylcholine and gamma aminobutyric acid, जो गाबा जिसे बोलते हैं, एंड न्यूरो रेगुलेटर सच एज प्रोस्टाग्लैंडिन एंड एंडोर्फिन्स, यानी कि ये जो अदर केमिकल्स होते हैं, अदर न्यूरोट्रांसमीटर जिसमें नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन, गाबा आ जाते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स आ जाते हैं, ठीक है। इनमें अगर एबनॉर्मेलिटी होती है तो भी सीजोफ्रेनिया हो सकता है। उसके बाद बात करें जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में आ जाता है जो मतलब फैमिली रिलेशनशिप एक्ट एज अ मेजर इन्फ्लुएंस इन द डेवलपमेंट ऑफ इलनेस, ठीक है। यानी कि जो फैमिली रिलेशनशिप अगर उसका कैसा है, वो भी स्किज़ोफ्रेनिया के डेवलपमेंट में एक मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। उसके बाद है मदर चाइल्ड रिलेशनशिप, एक माँ और बच्चे का क्या रिलेशनशिप है, कि अर्ली थ्योरिस्ट characterized the mother of schizophrenic as cold, overprotective and domineering, thus retarding the ego development of the child, ठीक है। यानी मदर और जो बच्चे, यदि माँ को schizophrenia है तो वो एक तरह से बच्चे में भी हो सकता है। उसके बाद है डिसफंक्शनल फैमिली सिस्टम। डिसफंक्शनल फैमिली सिस्टम में क्या होता है कि ऑनेस्टिलिटी बिटवीन पेरेंट कैन लीड टू ए स्किज़ोफ्रेनिक डॉटर, मैरिटल स्क्वी एंड स्किज्म, यानी कि जो हॉस्टिलिटी है पेरेंट्स, हॉस्टिलिटी पेरेंट्स कैन लीड टू ए स्किज़ोफ्रेनिक डॉटर, मैरिटल, यानी जो पेरेंट्स यदि उसके मतलब हैं स्किज़ोफ्रेनिक तो उसकी जो बेटी है उसमें भी होने का खतरा हो सकता है। डबल बाइंड कम्युनिकेशन, बैटसन ने जो डबल बाइंड कम्युनिकेशन था उसके बारे में बैटसन ने 1956 में बताया था कि पेरेंट कन्वे टू और मोर कन्फ्लिक्टिंग एंड इनकम्पैटिबल मैसेज एट द सेम टाइम, ठीक है। तो ये है साइकोलॉजिकल फैक्टर। इसमें हमने फैमिली रिलेशन देखा, मदर चाइल्ड जो, ठीक है, डिसफंक्शनल फैमिली सिस्टम और डबल बाइंड कम्युनिकेशन देखा। उसके बाद है सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर्स में स्टडीज है सो दैट schizophrenia is more prevalent in areas of high social mobility and disorganization, especially among member of very low social class, यानी जो सोशल फैक्टर है उसमें जो लो सोशल क्लासेस होती हैं, जो वहाँ पर जो है schizophrenia होने का रिस्क ज़्यादा है, ठीक है। स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट आल्सो कैन पार्टिसिपेट द डिजीज इन प्रिडिस्पोज्ड इंडिविजुअल, जो स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं डिजीज के होने में इंडिविजुअल के, ठीक है। तो सोशल फैक्टर में सीधा सा है कि लो क्लास में होता है और उसके जो लाइफ कैसी है, स्ट्रेसफुल है या एंजॉयफुल है, जो भी एक सोशल फैक्टर के में स्किज़ोफ्रेनिया के डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स के बाद में हम देख लेते हैं इसके जो फर्स्ट रैंक सिम्टम है स्किज़ोफ्रेनिया के, कौन-कौन से फर्स्ट रैंक सिम्टम है जो स्कैंडर्स फर्स्ट रैंक सिम्टम्स होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के, जिसे एसएफआरएस के नाम से जानते हैं। तो कर्ट स्कांडर जो था उसने प्रपोज किया था फर्स्ट रैंक सिम्टम को, किसने, कर्ट स्कांडर ने, ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया के 1959 में। द प्रेजेंस ऑफ एवन वन ऑफ दीज सिम्टम इज कंसिडर्ड टू स्ट्रांगली सजेस्टिव ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। दे इंक्लूड, जो फर्स्ट रैंक सिम्टम है उसमें इंक्लूड हियरिंग वन थॉट स्पोकन अलाउड, ऑडिबल थॉट और थॉट इको, ऑडिबल थॉट और थॉट इको, एक थॉट इको। उसके बाद हेलोजिनेटरी वॉइसेस इन फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट एंड रिप्लाई, द पेशेंट हियर वॉइसेस डिस्कसिंग हिम इन थर्ड पर्सन, यानी इसका कहने का मतलब है कि हेलोजिनेटरी वॉइसेस इन फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट एंड रिप्लाई, जो पेशेंट है वो सुनता है आवाज़ें डिस्कस करने की किसी थर्ड पर्सन की, यानी कि कहना चाह रहा है कि कोई थर्ड तीसरा पर्सन उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है।
इस तरह की इसको आवाज़ें आती हैं। चौथा है हेलुसिनेटरी वॉइसेस इन द फॉर्म ऑफ रनिंग कमेंट्री वॉइसेस कमेंटिंग वन एक्शन, यानी कि जो हेलुसिनेटरी वॉइसेस उसको सुनाई देती हैं कि कोई उस पर कमेंट कर रहा है, ठीक है, वॉइसेस कमेंटिंग हो रही है उस पर किसी काम को लेकर। यदि कोई काम चल रहा है तो वो सोचेगा कि ये जो है मेरे ऊपर ही कमेंट कर रहे हैं। उसके बाद है थॉट विड्रॉल। थॉट विड्रॉल में आता है कि थॉट सीजेस एंड सब्जेक्ट एक्सपीरियंस दीज देम आर रिमूव्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। यानी थॉट विड्रॉल का मतलब होता है कि उसकी जो थॉट है, उसकी जो सोच है, उसको किसी ने विड्रॉ कर लिया है, किसी ने निकाल लिया है। थॉट सीजेस किसी सब्जेक्ट एक्सपीरियंस देम की रिमूव बाय एन कोई एक्सटर्नल फोर्स आया, उसकी जो थॉट है उसको किसी ने निकाल लिया है। जैसे हमारे दिमाग में यदि ये है कि कोई कोई स्टोरी बनी हुई है और वो याद नहीं आ रही, तो वो सोचेगा कि ये जो थॉट है उसको किसी ने विड्रॉ कर लिया है। उसके बाद है थॉट इंसर्शन। थॉट इंसर्शन में क्या होता है कि सब्जेक्ट एक्सपीरियंस करता है थॉट इम्पोज्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स ऑन हैज पैसिव माइंड। थॉट इंसर्शन में क्या होता है कि उसके अंदर किसी ने थॉट को इंसर्ट कर दिया है किसी बाहरी पावर ने, ठीक है, पैसिव माइंड के द्वारा, और वही उसको काम करवा रही है, वो नहीं कर रहा है, किसी ने कोई उसको करवा रहा है बाहरी, ठीक है। थॉट इंसर्जन का मतलब ये होता है। थॉट ब्रॉडकास्टिंग। थॉट ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है कि जो थॉट है वो ब्रॉडकास्ट हो गई, ये सब्जेक्ट एक्सपीरियंस करता है इसमें उसकी थॉट को एस्केपिंग द कॉन्फाइंस कन्फाइंस, ठीक है, himself and are being experienced by other around. Delusion perceptions. Delusion delusional perception में क्या होता है? Normal perception has a private and illogical meaning. Somatic passivity, bodily sensation, especially sensory symptom are experienced as imposed on body by some external force. सोमेटिक पैसिविटी में क्या होता है? बॉडीली सेंसेशन होते हैं, स्पेशली जो सेंसोरी सिम्टम होते हैं वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं इम्पोज्ड ऑन बॉडी पर बाय अदर जो एक्सटर्नल फोर्स है के द्वारा। उसके बाद है मेड वोल्यूशन और एक्ट वन आवन एक्ट आर एक्सपीरियंस्ड एज बीइंग अंडर द कंट्रोल ऑफ सम एक्सटर्नल फोर्स, द सब्जेक्ट बीइंग लाइक ए रोबोट, यानी कि जो उसके द्वारा जो काम किया जा रहा है वो एक अंडर द कंट्रोल ऑफ, वो किसी दूसरे के कंट्रोल में है और वो एक रोबोट की तरह काम कर रहा है। जिस तरह से रोबोट को किसी के द्वारा चलाया जाता है उस तरह से उसको चलाया जा रहा है। मैड इम्पल्सेस। मैड इम्पल्सेस होती हैं द सब्जेक्ट एक्सपीरियंस करता है इम्पल्सेस बीइंग इम्पोज्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स, जो अदर जो एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है, वो इम्पोज्ड होती हैं, ठीक है, इम्पल्सेस उस पर में, ठीक है, उसकी इम्पल्सेस बनती हैं, ठीक है। मैड फीलिंग और अफेक्ट द सब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस फीलिंग एज बीइंग इम्पोज्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स, उसकी फीलिंग्स बनती हैं और अफेक्ट होता है जो एक्सपीरियंस करता है सम एक्सटर्नल फोर्स को। तो ये सब फर्स्टिंग सिम्टम्स थे। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा सीजोफ्रेनिया के बारे में, सीजोफ्रेनिया की डेफिनेशन देखी, डेफिनेशन के बाद हमने एपिडेमियोलॉजी देखी, एपिडेमियोलॉजी के बाद हमने ईटियोलॉजी देखी, और ईटियोलॉजी के बाद में हमने जो इसके जो फैक्टर हैं जो इसे अफेक्ट करते हैं, जिसमें जेनेटिक फैक्टर देखा, बायोकेमिकल फैक्टर देखा, सोशल फैक्टर देखा और साइकोलॉजिकल फैक्टर देखा। के बाद हमने स्टडी की जो फर्स्ट रैंक सिम्टम है सीजोफ्रेनिया के उनके बारे में। तो मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम स्टडी करेंगे जो इसके क्लिनिकल फीचर हैं उसके बारे में, और साथ ही हम स्टडी करेंगे क्लिनिकल फीचर के बाद टाइप ऑफ सीजोफ्रेनिया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।